हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो बायोफ्यूल में हमें डिस्कस करना है वो है बायोइथेनॉल। बायोमिथेनॉल हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो बायोइथेनॉल के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोइथेनॉल एक ऑल्टरनेटिव रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल की इतनी डिपेंडेंसी है हमारी, हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे पूरी तरह डिपेंड है, चाहे वो कोल है, चाहे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, जिनके रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं, जो ख़त्म हो जाएंगे आने वाले 10 से 25 सालों में। ठीक है, तो उसके बाद हम किस तरह के फ्यूल का यूज़ कर पाएंगे? पेट्रोल तो मिलेगा नहीं फिर हमें। ठीक है, पेट्रोल की अभी से देखिए कितनी कमी होने लग गई है। तो हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव और रीन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकें, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और जो जैसे बायो इथेनॉल के अलावा और रिन्यूएबल और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज कौन कौन से एनर्जी की, जैसे बायोबिटेनॉल हो गया, बायो इथेनॉल तो है ही, बायोमिथेनॉल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बायोगैस, बायोडीजल, सोलर सोलर एनर्जी, सारे रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो कि नियर फ्यूचर में अब हमें इन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो तो काफ़ी हद तक एग्जॉस्ट होने वाली हैं, जो मतलब एक तरीके से रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, मतलब जो व्हीकल्स में यूज़ होता है। बायो इथेनॉल का यूज़ कहाँ पे होता है? पेट्रोल के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी साधन है, उसमें बायो इथेनॉल का पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जिससे पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। 100% पेट्रोल यूज़ करने की जगह पे हम 20-80 रेशियो का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 20 हमारा बायो इथेनॉल होता है, 80 पेट्रोल होता है। तो इस तरीके से पेट्रोल की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम किया जाएगा, और इसके अलावा ये जो रेशियो है इसको इंक्रीज़ किया जाएगा बायो इथेनॉल के टर्म्स में। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में। तो इसने क्या किया है? फॉसिल फ्यूल को कहीं न कहीं रिप्लेस किया है, और फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने से क्या हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशन हो रहा था एनवायरनमेंट में, वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि इससे तो फॉसिल फ्यूल से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस थी, इनके एमिशन से टेम्परेचर, जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ कर रहा था। तो ये सब चीज़ें ना हो, फॉसिल फ्यूल का बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, इसके लिए बायोइथेनॉल एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, मिक्स्ड विद पेट्रोल एंड इम्प्रूव्स इट्स प्रॉपर्टीज लाइक ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंट कंबशन। देखिए, जब हम बायोइथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है? पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका कंबशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, कंप्लीट कंबशन, नियर अबाउट कंप्लीट कंबशन होने लग जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पेट्रोल की प्रॉपर्टी भी बढ़ गई, और पेट्रोल 100% जहाँ यूज़ हो रहा था वहाँ उसका अमाउंट भी थोड़ा सा कम हो गया, और हमारा फ्यूल की तरह तो जितना हमें यूज़ चाहिए, जितना हमें यूज़ करना था उतना हमें फ्यूल मिल भी रहा है, लेकिन पेट्रोल की मात्रा उसमें कम कर दी गई है। ठीक है, उसके साथ बायोइथेनॉल को ब्लेंड कर दिया गया है। अब देखिए, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जिससे बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है। तो देखिए, 4 जनरेशन बनाए गए हैं रॉ मटेरियल्स के बायोइथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। देखिए, फर्स्ट जनरेशन रॉ मटेरियल में आ जाता है शुगर्स। नॉर्मल जो शुगर्स हम यूज़ करते हैं घरों में, उनसे भी इथेनॉल बनाया जाता है, लेकिन वो हमारे खाने के लिए होता है, तो अगर उससे इथेनॉल बना देंगे तो हम खाएंगे क्या? तो वो फर्स्ट जनरेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। सेकेंड जनरेशन में देखिए क्या आता है? लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास आता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं। थर्ड जनरेशन में एक्वेटिक बायोमास आता है। मतलब एक्वेटिक, आपको पता है ना कि नियर अबाउट 50% फोटोसिंथेसिस फाइटोप्लैंक्टन या एक्वेटिक बायोमास पे डिपेंड करती है, एक्वेटिक प्लांट बायोमास पे। तो एक्वेटिक बायोमास का अगर यूज़ कर रहे हैं हम एनर्जी जनरेशन के लिए, तो वो हमारा थर्ड जनरेशन में आता है। फोर्थ जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लेकिन अगर मैं बेस्ट चॉइस देखा जाए तो सेकंड जनरेशन, जो कि यूज़ के मटेरियल नहीं, इनको हम फेंक रहे हैं, जिससे हमारा वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, उसको हम अगर हम यूटिलाइज कर ले फ्यूल के प्रोडक्शन में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ठीक है, उसी इसलिए इसको इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास को। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस में। ठीक, अब देखिए, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास में हमें पता है क्या क्या आ जाता है। एग्रीकल्चरल वेस्ट आ जाते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट आ जाते हैं। ये सारे वेस्ट मटेरियल लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास में आते हैं, जिसमें सेल्यूलोज का कंटेंट 38 से 50% तक होता है, हेमी सेल्यूलोज 23 से 32%, और लिग्निन 15 से 25% तक रहता है। ठीक है, इसमें से लिग्निन वाला जो होता है वो फर्मेंटेबल पार्ट नहीं होता है लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास का, तो उसको हमें रिमूव करके बचे हुए पार्ट से हम शुगर बना सकते हैं।
अब देखिए बायोइथेनॉल की प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारा लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास है, उसको प्री ट्रीटमेंट देंगे। प्री ट्रीटमेंट के मेथड हम देख चुके हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये सैक्रिफिकेशन में हमने एक्सप्लेन किया है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास का जब प्री ट्रीटमेंट किया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और लिग्निन जो होता है रिमूव किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। उसके बाद सैक्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, शुगर्स बनते हैं। तो आप पहले देख ही चुके हैं कैसे हो रहा है। शुगर्स को फिर फाइनली फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन और रिकवरी से गुजरना पड़ता है, तो बायोइथेनॉल एट लास्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, बायोइथेनॉल यहाँ पे जो आ रहा है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, लिग्नोसेल्यूलोजिक बायोमास से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोइथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। इतने सारे प्रोसेस के बाद आखिरी में जा करके इथेनॉल हमें मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि जो इथेनॉल होता है उसको मतलब उसको फर्मेंट करने के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। मेनली सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस, जिसको हम नॉर्मली ईस्ट कहते हैं, वो यूज़ ज़्यादा होता है। इसके अलावा जाइमोमोनास मोबिलिस का यूज़ होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। लेकिन आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हीट टॉलरेंट माइक्रोब्स का यूज़ करें इस प्रोसेस के लिए। तो हीट टॉलरेंट माइक्रोब्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब फर्मेंटेशन के दौरान बढ़ जाएगा तो उनकी एक्टिविटी कम नहीं होगी। ठीक है, थर्मोटॉलरेंट माइक्रोब्स के साथ ये फ़ायदा होगा। तो उसमें आ जाते हैं क्लूवाइवेरोमाइसीस आ जाते हैं, थर्मो एनारोबो बैक्टीरियम आ जाते हैं, मतलब थर्मो एनारोबिक बैक्टीरियम भी आप इसको लिख सकते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम आ जाता है। तो ये सारे थर्मोटॉलरेंट माइक्रोब्स हैं जो कि फर्मेंटेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसकी रिएक्शन देख सकते हैं आप, क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होती है इथेनॉल के सिंथेसिस में। तो उसमें ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है, पायरुविक एसिड बनता है। उसके बाद पायरुविक एसिड की डिकार्बोक्सिलेशन से एसिटिल्डिहाइड बनता है, जिसके रिडक्शन से इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। रिडक्शन की प्रोसेस में NADPH का रिडक्शन होता है। ठीक है, NADH वहाँ NADH2 का रिडक्शन होकर NAD बनता है और उसका जो हाइड्रोजन है वो इथेनॉल को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है इथेनॉल बनने की। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्व लिख दीजिए, इसमें कौन से माइक्रोब्स यूज़ हो रहे हैं, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, क्या यूज़ है, यही सब आप लिखेंगे। तो इस तरीके से ये बायोइथेनॉल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बायोइथेनॉल बायोमिथेनॉल दोनों ही आपने पढ़ लिए हैं। इसको आप बायोफ्यूल करके अगर क्वेश्चन आते हैं दोनों को आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर इसको लेंदी बनाना हो तो थोड़ा सैक्रिफिकेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको भी आप इसमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आज टाइम हुआ तो मैं दूसरे और भी वीडियोस लेकर के आने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।